गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 12 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और अगर किसी को भी ये जो न्यूज़पेपर आप देख पा रहे हैं, हिंदू के अंदर जो भी आर्टिकल मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, एनालाइज करूँगी, उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा विद प्लस माइंड मैप के साथ में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले कमेंट होगी उस पर जाइए और वहाँ से टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली का आपको ये पीडीएफ मिलेगा। खैर चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल जो है एडिटोरियल पेज से है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है द इंडियन पार्लियामेंट प्रॉमिस पॉइंट। देखिए जीएस पेपर 2 में हमारा जो मेंस के अंदर आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में क्या इसमें सवाल पूछे गए हैं, बहुत सवाल पूछे गए हैं, चाहे वे 2013 में पूछा गया हो, 16 में पूछा गया हो, इवन रिसेंटली 19 में भी पूछा गया है कि वाई द फॉर्म ऑफ ये पार्लियामेंट्री जो हमारी फॉर्म है गवर्नमेंट की, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है ना, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट किस तरह काम करती है। पार्लियामेंट हमारे यहाँ पे तीन जो चीज़ें हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे करती है। पहली क्या है, यहाँ पे लोकसभा, तो लोकसभा यहाँ पर होती है, फिर यहाँ पर राज्यसभा होती है, तीसरा हम देखेंगे प्रेसिडेंट। तो ये तीन जो लोग हैं, ये तीन जो संस्था, दो संस्था प्लस वन जो पोजीशन है, ये मिलकर बनाते हैं पार्लियामेंट को। ठीक है, और यही होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जहाँ पर आपकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के तहत चलती है। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो होगा यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेपरेट नहीं होती। आप ध्यान देंगे कि लोकसभा के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं, चाहे वो राज्यसभा से ही क्यों ना हो, ये बात मायने नहीं रखता। अगर वो राज्यसभा से भी हैं तो भी वो बैठेंगे कहाँ पर, लोकसभा में। और उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल भी कहाँ पर होंगे, लोकसभा के लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो प्लस उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, दोनों के दोनों यहाँ पर एक साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सभी की लोकसभा के प्रति। अब यहाँ पर सवाल उठता है, एक मुद्दे को उठाते हैं, आर्टिकल लिखते हैं वैलेरियन रोडगी जी, जो कि जिन्होंने एक बुक लिखी है द इंडियन पार्लियामेंट अ डेमोक्रेसी एट वर्क। तो इन्होंने जो बुक लिखी है उसके हिसाब से अब जो एक हिस्ट्री यहाँ पर हुई है, देखिए अभी पार्लियामेंट में रिसेंट का एक एग्जाम्पल दिया गया है इन्होंने कि कैसे एक इवेंट ऐसा होता है जहाँ पर दो जो यंग मैन थे वो पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद वो अटैक करते हैं। और उसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, और क्या क्या यहाँ पर ऐसा सस्पेंशन देखने को मिलता है हमें। फिर उसके बाद में कितने सारे लोगों का 140 ऐसे मेंबर्स थे यहाँ पर जिनको सस्पेंड कर दिया जाता है यहाँ पर लोकसभा से। तो ये सस्पेंशन जो देखने को मिलता है लोकसभा प्लस राज्यसभा से, और इसी के बीच में ये इतने सारे मेंबर यहाँ पर सस्पेंडेड है, और उसी के बीच में यहाँ पर जो 3 लॉज आए थे अभी, जो आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए, सीआरपीसी को रिप्लेस करने के लिए और इंडियन एविडेंस को रिप्लेस करने के लिए जो भारतीय न्याय संहिता यहाँ पर आई थी एक्ट के नाम पर, उनको पास कर दिया जाता है बीच में ही। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई देती है अकॉर्डिंग टू ऑथर। और वो कहते हैं कि देखिए कुछ चैलेंजेस आ गए हैं। सबसे पहले हम इसको माइंड मैप से समझते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है। देखिए जो स्टेट इंडियन पार्लियामेंट की उसका क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले कि हिस्टोरिकल चॉइस क्यों थी पार्लियामेंट गवर्नमेंट की, कि ऐसा क्यों चाहते थे। हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको भी तो ये बात पता होगी ना कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे, जो फाउंडिंग फादर थे, उन लोगों ने बहुत डिबेट किया था लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। यहाँ पर बहुत डिबेट्स हुए थे और उन डिबेट्स के बाद में हम लोग जाकर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन डिबेट्स में पार्लियामेंट ही क्यों जीतती, और क्या इंडिया को, अभी देखिए सवाल यही आएगा कि शुड इंडिया ट्रांसफ़र, कि अब जो इंडिया है उसको चेंज कर लेना चाहिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से चेंज करके प्रेसिडेंशियल पे चला जाना चाहिए। अब जब डिबेट हो रही थी ना, तो यहाँ पर कुछ लोग थे जो अपोजिशन में थे पार्लियामेंट के, और वो क्या चाहते थे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर चाहते थे। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, यहाँ पर ये होगा कि जो पावर होगी वो होगी प्रेसिडेंट के पास में। अभी हमारे यहाँ पर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। क्या हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये कोई पावर है, ऐसी नहीं, ऐसी कोई पावर नहीं दिखाई देती है। वो रिपब्लिक है, उनको इलेक्शन करके लाए गए हैं। लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंट इंडिया में क्या है, हेड ऑफ स्टेट होगा, लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा वो होता है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। अब हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो कि कहाँ होती है, अमेरिका में अभी भी पाई जाती है। आप देखेंगे ना अमेरिका के प्रेसिडेंट, या फिर मालदीव्स अभी चल रहा है तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं। अब ये जो अमेरिका, इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रेसिडेंट होंगे ना,
क्या होता है प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फ़र्क कि प्रेसिडेंट ही यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट भी होंगे प्लस प्रेसिडेंट ही यहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होंगे। तो ये दोनों जो पोजीशनिंग होंगी वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के अंडर आएंगी। इसी वजह से दूसरी बात, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होगा यानी कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है जिसका काम क्या है, कानून बन चुके हैं अब उनको लागू करवाना इनका काम है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव होंगे ये कभी भी उनके हाउस ऑफ कॉमन यानी कि हम हमारे से कंपेयर करें तो लोकसभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि हमसे कंपेयर करें तो राज्यसभा, इन दोनों में कभी भी बैठते नहीं है। क्या उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी के प्रति? नहीं, ऐसे कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई नहीं देती है। तो ये क्या करता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है कि कानून जो बनाएंगे लेजिस्लेचर जो होंगे वो लोग क्या करेंगे, अपना अलग से, ठीक है, आप बिल्कुल अलग से लॉ को बनाइए, पास करवाइए। मतलब इतनी फ्रीडम है ही नहीं प्रेसिडेंट के पास वहाँ पर कि अगर वो चाहें तो उनकी जो लेजिस्लेचर है उनके पास जाकर बिल्कुल अपनी जो अगर कोई भी ऐसा रूल है, कुछ भी ऐसे लेजिस्लेचर हो उसको यहाँ पर पास करवा दे। और बाई चांस अगर ऐसा हो भी गया तो क्योंकि वहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है तो जुडिशरी के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी कानून को यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं ये बात बोलकर कि ये समाज के लिए ठीक होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भी बात होती है। फिर देखते हैं कि नहीं, इंडिया के अंदर जो सिस्टम है, इंडिया के जो ऑर्थोडॉक्स थे, कुछ यहाँ पर स्वराजिस्ट थे जो इस चीज़ को चाहते थे। लेकिन जो ये स्वराजिस्ट थे ना, स्वराज को जो चाहते थे, वो कह रहे थे कि देखिए आप गांधी जी को याद करिए ना, गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन, ओवर सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए बल्कि डाउन टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए। यानी कि जो विलेज पंचायत है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर उन्हीं के पास होनी चाहिए और वही उसी बुनियाद पर उन्हें काम करना चाहिए, यानी कि नीचे से ऊपर इस प्रकार से जाना चाहिए। तो ये गांधी जी को बार बार बोल रहे थे। और एट द एंड में क्योंकि इंडिया की यहाँ पर हम बोले तो एक तरीके से इंडिया में क्या था, हम लोगों ने देखा हुआ था, हमने ये जो पूरा लॉ का सिस्टम था इसके साथ हमारी फैमिलियरिटी थी। कैसे थी फैमिलियरिटी? क्योंकि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यही चल रही थी। अब यहाँ पर कौन आते थे, डायरेक्टर आते थे, फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज बन जाती हैं, इंडिया के अंदर भी डायरेक्टर जनरल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी गई थी। तो इसी वजह से इंडिया को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही रिलीजियस, हम बोल सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर रिलीजन मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो इसके लिए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही चुना गया। क्या क्या देखा गया, इथनिक एंड कल्चरल जो प्लूरलिज्म होता है उसको देखा गया। फिर इंडिया के स्पिरिट को यही यहाँ पर दिखा सकते थे, इस बात का भी ध्यान दिया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि पॉइंट है क्रिएटिंग एन इफेक्टिव अपोजिशन। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में फिलहाल क्या होता है, देखिए हमेशा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सबसे अच्छी जो बात होती है, जो कि ब्रिटेन में भी देखी जाती है, कि आपकी एक शेडो गवर्नमेंट होती है। और शेडो गवर्नमेंट का क्या मतलब है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो तो यहाँ पर चल ही रही है, उसके अलावा एक अपोजिशन होती है, प्लस अपोजिशन का लीडर होगा। वो अपोजिशन का जो लीडर होगा वो सेम वैसे ही तरीके से अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा जैसे जो पावर में पीएम है, यानी किसी भी टाइम अगर ये गवर्नमेंट हट जाती है तो अपोजिशन को यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। फिर लीडर की खुद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होगी, यानी वो भी इसी तरीके से होंगी। और ये एक तरीके से शेडो की तरह काम करेगा, परछाई की तरह, कि जैसे गवर्नमेंट यहाँ पर काम करती है, हम परछाई में यहाँ पर है। लेकिन इंडिया में फिलहाल इस चीज़ की कमी है। देखिए अगर आपको अपोजिशन का लीडर चाहिए, कोई अपोजिशन जो बड़ी पार्टी होती है वो चाहिए, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको कम से कम जो जितने भी मेंबर हैं उसका यहाँ पर 15% कि क्या होना चाहिए, आपके मेंबर्स यहाँ पर आए जाने चाहिए, ठीक है। तब आप क्या माने जाओगे, अपोजिशन पार्टी माने जाओगे इंडिया में, और उसके लीडर भी माने जाओगे। अब अगर हम ये बात करें तो लगभग इंडिया के केस में यहाँ पर लोकसभा में कम से कम हम देखें तो यहाँ पर टोटल 50+ ऐसे मेंबर होने चाहिए जो एमपी हो प्लस आपकी पार्टी से हो। तो ये यहाँ पर कोटा रखा गया है। लेकिन फिलहाल एक भी पार्टी, हमें वैसे सोचकर लगता है कि कांग्रेस तो यहाँ पर अपोजिशन की पार्टी है, कांग्रेस इज अ नेशनल लेवल की पार्टी, उनको स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन स्टिल वो एक अपोजिशन की पार्टी अभी भी नहीं है। हाँ वो वहाँ पर बैठती हैं, ठीक बात है,
है। लेकिन जो अभी बन रही है INDA, इंडिया जो अभी बना है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक अपोजिशन पार्टी है, क्योंकि उनके जितने मेंबर हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं और उनका जो लीडर निकलेगा वो होगा अपोजिशन का लीडर। और ये अपोजिशन का लीडर के फायदे क्या क्या होते हैं कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे कमिटीज़ बनाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें एक जो होगा वो आपका प्राइम मिनिस्टर भी हेड होगा, प्लस अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन भी यहाँ पर होंगे, प्लस कुछ और जो मेंबर होंगे प्रेसिडेंट या फिर यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर, ये सब भी होंगे। तो इस वजह से जो अपोजिशन का लीडर होता है उनको काफ़ी ज़्यादा अपनी बात कहने का यहाँ पर मौका मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर इस चीज़ की कमी है, फिलहाल उस पर काम किया जाना चाहिए। चैलेंज इन सिक्योरिटी एंड अपोजिशन, अगर चैलेंजेस क्या क्या है, जो रिसेंट का जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है पार्लियामेंट में, वो एक नेशनल इशू बन चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस भी है कुछ। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को, जो कि सेंट्रल लाइफ में पार्लियामेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपकी हर पूरी ज़िंदगी जो है वो पार्लियामेंट के निर्णयों के ऊपर इधर से उधर चलती रहती है। तो अपोजिशन की डिमांड है कि वो अटेंशन, ये जो इशू हुआ है उसके ऊपर अटेंशन दे, और लीडरशिप दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, ऐसा अपोजिशन का बोलना है। फिर हम देखते हैं कि लीडर्स की इग्नोरेंस है अपोजिशन को लेके। देखिए हर बार बहुत टाइम से अपोजिशन के जो हम देख पाएंगे MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं लगातार कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, जो पावर में है, या प्राइम मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर हैं, ये सब, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सब मिलकर अपोजिशन अगर कोई सवाल पूछते हैं MPs तो उनको इग्नोर किया जाता है, या फिर वो कोई बिल लेके आते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल जिसको बोला जाएगा, उसको यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत है, ये एक इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, करंट की जो लीडरशिप है उस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो अपोजिशन को जो थॉट्स है उनके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी पार्लियामेंट्री एक्टिविटी यहाँ पर नहीं देते हैं, और यहीं से जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो उसका एसेंस को कहीं ना कहीं यहाँ पर कम किया जा रहा है, डाउन किया जा रहा है। और ये एटीट्यूड जो दिखाई दे रहा है वो एग्जीक्यूटिव के एक्शंस में भी दिखाई दे रहा है, जो उनके रोल है, उनका जो स्पिरिट है, जो होना चाहिए वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, वो उन पर ध्यान नहीं दे रहे, दिया जाना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन का काम ही है कि आपकी गलतियों को आपके सामने रखना, ताकि उसमें और ज़्यादा सुधार, और आम इंसान जो है, कॉमन पीपल, जिन्होंने अपना विश्वास दिखाया है रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर, उन अपनी वोट देकर, उनका यहाँ पर भला हो सके हर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी GS पेपर 3 में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार आ चुका है, 2 बार, अब हम इसको आज पढ़ेंगे, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है क्या है ये, उसके बाद पहले भी ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आ चुका है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी आने की जो पेपर में संभावना वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहाँ पे आ जाता है, बायोटेक के अंदर आ जाता है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पर पोर्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स की बात हो रही है, कह रहे हैं कि क्या जो एंटीबायोटिक्स है वो ओवर प्रिस्क्राइब्ड की जा रही है इंडिया के अंदर, यानी उनको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा दिया जा रहा है। अब एंटीबायोटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ, जब आपको कोई मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। अब एक रिसेंट स्टडी की गई थी, किसके द्वारा यह स्टडी की गई है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, देखिए NCDC जो है, इन्होंने एक स्टडी की और इंडिया में पाया कि जो 50% हॉस्पिटल है, 50% ऑफ द हॉस्पिटल पेशेंट को यहाँ पर बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब उनको एज अ प्रिवेंटिव मेजर इसको देना चाहिए, ऐसी एंटीबायोटिक्स देते हैं जो अगर आपको यहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो वो इन्फेक्शन नहीं होने देगी, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो उसके ऊपर कोई सुधार फिर नहीं कर सकती, यानी कि प्रिवेंटिव है, पहले रोकने वाला है, ना कि ट्रीटमेंट वाला है। तो ये सब होने के बाद में यहाँ पर गलत देखा गया है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन जो है उनमें वो कोई खास इफेक्टिव यहाँ पर नहीं होने वाली है। इसकी वजह से AMR का जो रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है कंट्री के अंदर। क्या होता है AMR, यानी कि एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं आपके, जो यहाँ पर बैक्टीरिया बनेंगे, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया यहाँ पर जो बनता है
उसको वो जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं उससे दवाई से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। आप कितना ही उस दवाइयों को लेते रहिए, उससे वो रेसिस्टेंट हो जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो आपकी बॉडी में लगातार इन्फेक्शन को बढ़ाता रहेगा। चलिए इसको थोड़ा ईजी बनाते हैं और माइंड मैप के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि अंडरस्टैंडिंग AMR है क्या। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एंटी माइक्रोबल जो रेसिस्टेंस है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखिए ये जो माइक्रोबल्स होते हैं ना, ये पूरे अर्थ पे कहीं ना पूरे वर्ल्ड पे ही हम बोलेंगे तो हर जगह ये प्रस्तुत होते ही है, रहते ही हैं। इवन ये लोग जब बाहर भी होते हैं, वायरस क्या होता है डोरमेंट फॉर्म में भी यहाँ पर रह सकता है, लेकिन क्योंकि ये वायरस नहीं है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि बहुत छोटे छोटे जिनको आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हो, तो ये हर जगह रहेंगे। लेकिन जब ये ड्रग्स से यहाँ पर रेसिस्टेंट बन जाते हैं, यानी कि जो गोलियाँ जो दवाइयाँ आपको मिलती हैं बीमार होने पे, कोई भी इन्फेक्शन होने पे, और जब वो उससे ठीक होना बंद हो जाए तब ये इफेक्टिव अगेंस्ट हो जाता है। और हार्मफुल स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर इंडिया में देखे गए हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बैक्टीरिया देखा जाता है वो होता है ई कोली। तो ये जो ई कोली बैक्टीरिया है ये यहाँ पर देखा गया। इसके अलावा स्टाफी कोकस, तो ये भी दो बैक्टीरिया हैं जो यहाँ पर प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस दिखा रहे हैं और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ये बार बार देखा जा रहा है कि वहाँ पर लोग ऐसे हो रहे हैं ना कि उनको अब दवाइयों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। फिर इसके रीजंस देखिए तो क्या है, ओवर प्रिस्क्रिप्शन है ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखिए जो स्टडी की गई है ना NCDC के द्वारा, ये सबसे पहले वर्ल्ड यहाँ पर WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कुछ ऐसी स्टडी की थी 7-8 दिन पहले। उन्होंने इंडिया में बताया कि इंडिया में भी परसेंटेज ज़्यादा है। इंडिया में फिर ये स्टडी की गई तो अब उसके रिजल्ट में फिर से ये आया है कि 55% जो पेशेंट्स हैं उनको एक तो प्री मेच्योरली एंटीबायोटिक्स दी जाती है, यानी उनका ढंग से डायग्नोसिस होता ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता है कि इनको बैक्टीरिया से कोई प्रॉब्लम है या वायरस से कोई प्रॉब्लम है या सही में इन्फेक्शन के लिए ज़रूरत है भी या नहीं है। सिर्फ ऐसा माना गया है कि जितने भी पेशेंट जाते हैं उनमें से सिर्फ 6% पेशेंट ऐसे हैं जिनको जो ड्रग्स यहाँ पर प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो कन्फर्म करने के बाद की जाती है कि हाँ आपको ये बीमारी है और इसके लिए आपको ये कन्फर्मेशन है, ये इन्फेक्शन आपको हुआ है बैक्टीरिया से और अब आप ये ड्रग्स लेके चले जाइए। सिर्फ 6% ऐसे लोग होते हैं। सो इसी वजह से हमें समझ में आता है कि एंटी जो बायोटिक्स है उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, गलत तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, बस दे देते हैं अपना काम चलाने के लिए कि ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसी की वजह से जो पूरे कंट्री जो है उसके अंदर ये एक्सेसिबिलिटी काफ़ी लिमिटेड है। देखिए एक तो लेबोरेटरी बहुत कम है, टेस्ट वगैरह छोटे छोटे इन्फेक्शन के लिए लोग करवाने जाते नहीं हैं, उनको लगता है कि नहीं ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ऊपर से जो ट्रेनिंग होनी चाहिए एंटीबायोटिक्स के सिलेक्शन के अंदर कि कौन सी आपको एंटीबायोटिक्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, किस चीज़ के लिए, कौन सा यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं पता है, बैक्टीरिया ई कोली था या फिर बैक्टीरिया यहाँ पर जो काम कर रहा है वो कौन सा है, तो इसी तरीके से स्टेप पे हेलिकोकस तो नहीं है, तो ये पता नहीं होता। लेकिन एंटीबायोटिक्स आप दे देते हो किसी भी बैक्टीरिया के लिए, ये मान लीजिए ये बैक्टीरिया था आपने दे दिया इसका, तो ये रेसिस्टेंट होते जाते हैं, उनके ऊपर काम करना बिल्कुल ख़त्म कर देंगे वो कुछ समय के बाद। फिर हम देखते हैं लैक ऑफ डायग्नोसिस, वो ऑलरेडी हैव देखन कि मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि डायग्नोसिस बहुत कम हो रहा है। फिर हम देखते हैं अर्जेंसी एंड रिस्क कि किस प्रकार से जो रिस्क है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ड्रग के रेसिस्टेंट जो है पैथागोन कि क्या होते हैं, पैथागोन यानी कि जो बैक्टीरिया से जो पैथागोन्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं जो बीमारियाँ फैलाते हैं। तो ये पैथागोन जो डिजीज़ के होते हैं और जब ये फैला रहे होते हैं वो पेशेंट को सीवियर हेल्थ यहाँ पर आउटकम दे देंगे, ठीक है, सीवियर हो जाएंगे उनके। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से केसेस में पेशेंट्स की यहाँ पर डेथ भी हो जाती है, मौत हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर कोई दवाई काम ही नहीं कर रही, एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा रेसिस्टेंस हो गए हैं। तो इसी की वजह से जो मोरालिटी रेट है वो ज़्यादा हो रहा है। ऊपर से इनको अनट्रीटेबल ये बन जाते हैं, इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है फिलहाल के टाइम पे, और इन्हीं की वजह से जो आउटब्रेक हो रहा है वो जूनोटिक्स जो ट्रांजिशंस है उससे भी हो जाता है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी से भी हो जाता है। ऐसे कैसे हो रहा है, देखिए अब क्या होता है ना कि आप जब भी कोई ग्रोथ हार्मोन देते हैं किसी एनिमल को, मान लीजिए आपके घर में कोई बफेलो है और आप उनको कोई ग्रोथ हार्मोन दे रहे हैं, या फिर किसी एग्रीकल्चर की आपकी जो कोई भी है उसमें जब आप ग्रोथ हार्मोन लगाते हैं ताकि जल्दी एक तो इसमें क्या होगा, मिल्क ज़्यादा आए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, दूसरे में क्या होगा कि यहाँ पर भी जो प्रोड्यूस है वो थोड़ी बड़ी दिखे। अब इन दोनों के लिए आपको क्या देना
देना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स ही देने पड़ते हैं। अब जब ये आपकी बॉडी में जाएंगे तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस होगी, यानी कि आपकी बॉडी में क्या होने लग जाएगा, बायो अक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। सबसे पहले जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट होंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर बायो मैग्निफिकेशन भी होगा, यानी जब बार बार आप एक चीज़ को खाएंगे तो वो मैग्नीफाई होती जाएंगी ना। अब दूध में वो कम थी, लेकिन आपके अंदर क्योंकि आपने डेली दूध पिया है यहाँ पर, तो वो धीरे 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 करके पहली बात तो यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। दूसरी बात, वो जो दूध में कम थी उसके बाद आपकी बॉडी में तो ज़्यादा आ गई ना, 1 लीटर में कभी कम होती थी, फिर आपकी बॉडी में इकट्ठी हो क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा जब एनिमल्स बीमार पड़ते हैं, जब हम उनको बीमार हो जाते हैं और उनको तब हम एंटीबायोटिक्स दिलाते हैं, तो भी यहाँ पर उनकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उनके दूध में या जो और प्रोड्यूस वो निकाल रहे हैं उसके अंदर आएंगी ही आएंगी। तो इसी वजह से ये ह्यूमंस के अंदर इनडायरेक्टली भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, खासकर आज के टाइम के अंदर। खासकर जो आप बिल्कुल भी ऑर्गेनिक फूड नहीं ले पा रहे हैं तो उनके अंदर ये ऑटोमेटिकली हो ही रहा है। तो इसी वजह से बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और पूरे वर्ल्ड वाइड दिखाई दे रही है। आज के टाइम पे बहुत ही बड़ी समस्या की तरह ये सामने आ रही है वर्ल्ड वाइड सभी देशों के अंदर। फिर हम लास्ट में देखें कि क्या गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए गए हैं इसको ताकि कंट्रोल किया जा सके AMR को। उसमें है कि देखिए, सबसे पहले तो जो ओवर द यूज़ है ना, उसके ऊपर बैन लगाया गया है कि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स है जिनको आप यूज़ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी अगर बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो इम्प्लीमेंटेशन फिर भी यहाँ पर वीक है। अभी भी ऐसा नहीं है कि जो बैन लगा हुआ है वो पूरे तरीके से काम कर रहा है, नहीं, उसको लागू करने में अभी भी कमज़ोरियाँ रही हैं, यहाँ पर वीकनेस रही है। उसके अलावा एक ज़्यादा बेटर सेंटर स्टेट की कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। देखिए, सेंटर और स्टेट अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तब जाके जो ये इशू है ये एक साथ इफ़ेक्टिवली यहाँ पर काउंटर हो पाएगा, ख़त्म हो पाएगा। और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि पब्लिक हेल्थ डिलीवरी की यहाँ पर इशू है, उसको यहाँ पर कब करना पड़ेगा ताकि हम AMR को ठीक करें। फिर सैनिटेशन जो होता है, साफ़ सफाई जो होती है, उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ क्यों देना पड़ेगा, अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए, आपको AMR हो चुका है। अब आप जिस हॉस्पिटल में थे वहाँ पर जो बैक्टीरिया था वो आपके थ्रू, आपकी बॉडी में तो वो बैक्टीरिया हो चुका है, अब उसको वो रेसिस्टेंस हो चुका है। अब आपके थ्रू वो जो बैक्टीरिया था आपकी बॉडी में, वो आपने जहाँ पर भी आप रहे वो कहीं ना कहीं बाहर आया होगा। एनीवे, आपने यूरिन के थ्रू या फिर जो अपनी जो भी रीज़न रहा है, छींक आपने छींका है, आप वहाँ पर रहे हो, आपका जो सलाइवा होता है, तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो बैक्टीरिया बाहर आ गया होगा आपकी बॉडी से। अब वो बैक्टीरिया जो बाहर आया वो वहीं पे है, लेकिन कोई और इंसान जब आता है तो वाई या तो वो स्मेल भी कर सकता है उस चीज़ को, स्मेल से भी या टच से भी वो आपकी दूसरे इंसान की बॉडी के अंदर जा सकती है। तो वो अब बैक्टीरिया दूसरे इंसान की बॉडी में जा चुका है तो अब वो वहाँ पर काम करेगा। लेकिन अगर सैनिटेशन अच्छा हो, पहले से साफ़ सफाई अच्छी, और ये जो बाहर आया था बैक्टीरिया इसको प्रॉपर तरीके से साफ कर दिया गया हो, तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि ये फैलने से रह सकता है। जैसे कि एनिमल्स से एनिमल्स में भी ये फैल जाता है, फिर एनिमल से हम देखेंगे कि ह्यूमंस में फैल जा रहा है, फिर ह्यूमन से हम देखेंगे कि ह्यूमंस में फिर से फैल जा रहा है। तो इसको रोकना पड़ेगा। यानी अगर आप वैसे भी बचे हुए थे ना, तो भी ये कोविड की तरह ही काम करने वाला है कि आपका जो एक बैक्टीरिया था वो क्या करेगा, आपकी बॉडी से निकलेगा, वो पहले ही रेसिस्टेंस हो चुका है। अब अगर किसी ने एंटीबायोटिक्स कभी पूरे जीवन भी नहीं ली है, अगर उसकी बॉडी में यही बैक्टीरिया जो कि रेसिस्टेंट है वो चला जाता है, तो अब उसको भी AMR हो जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है जो कि काफ़ी अभी चर्चा में है, स्ट्रेन टाइज इन इंडिया मालदीव्स रिलेशन के ऊपर। तो सुमेधा के द्वारा लिखा गया है। हमें पता है कि जो एक वार्म रिलेशनशिप होता था कभी इंडिया और मालदीव्स के बीच में, वो आज के टाइम पे यहाँ पर देखने को मिला है कि काफ़ी ठंडा हो गया है, या फिर हम बोले तो काफ़ी ज़्यादा जो एक स्ट्रेंथ थी, जो एक अच्छा रिश्ता हमने मालदीव्स के साथ बनाया था, उसके अंदर बहुत सारे डिप्लोमेटिक टेंशन्स दिखाई दे रही हैं।
ये जो कोर्स था, ये प्राइम मिनिस्टर का जो टूरिज्म पुश हुआ है लक्षद्वीप की तरफ, वो जो उन्होंने किया उससे ज़्यादा और भड़क गया है, टेंशन और ज़्यादा भड़क गई है। और क्या हुआ था, जैसे कि कुछ रिमार्क्स बनाए गए थे, एक इंडिया आउट यहाँ पर कैंपेन चलाया गया है मालदीव्स के अंदर। तो वो क्या था, जब यहाँ पर प्रेसिडेंट आते हैं, उनके इलेक्शन चल रहे थे, तो ये कैंपेन क्या था, इन सभी चीज़ों पे हम जो रिलेशनशिप है उसको समझेंगे। लेकिन थोड़ा इसको ईजी बना देते हैं और चलते हैं माइंड मैप के पास, जो कि है सबसे पहला पॉइंट है शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी। देखिए जो मालदीव्स है ना, मालदीव्स की फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी बड़ा शिफ्ट आया है 2013 से लेकर 2018 तक, जो कि क्या था कि धीरे धीरे उनकी पॉलिसी यहाँ पर चाइना की तरफ मूव करने लगी थी, ठीक है। लेकिन फिर 2018 में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट आते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले, तो वो यहाँ पर आकर 2023 तक हम देखते हैं कि वो प्रो इंडिया हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इंडिया ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कंट्री है, इंडिया ही हमारी दोस्त है। फिर यहाँ पर अब जब दोबारा इलेक्शन होता है, अब बनते हैं मोहम्मद माइजू। तो मोहम्मद माइजू जब प्रेसिडेंट बनते हैं मालदीव्स के अंदर, तो हम देख पाएंगे कि उनका भी यहाँ पर जो लक्ष्य था वो था प्रो चाइना, और ये एक तरीके से कैंपेन चला देते हैं कि इंडिया आउट, इंडिया को बाहर निकालो। क्यों इंडिया आउट? क्योंकि इंडिया इनके सोल्जर्स को 80% जो इनके सोल्जर्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी इंडियंस के द्वारा, सिक्योरिटी को अपने ध्यान में रखते हुए ऐसा ये कैंपेन चला देते। तो एक फॉरेन जो पॉलिसी है उसमें काफ़ी बड़ा इंक्लाइनेशन देखने को मिलता है चाइना के लिए, कि चाइना के साथ वो अपने संबंध को ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं। इसी वजह से वो पिछले हफ्ते की बात है कि यहाँ पर ये सब कंट्रोवर्सी हो रही है और वो चाइना में चले जाते हैं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है कि चाइना को मिलने हो जाते, कहते हैं आप हमारे यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आइए। फिर हम देखते हैं डिस्प्यूट विद इंडिया, इंडिया के साथ टेंशन्स बढ़ती ही जा रही है। सोशल मीडिया के रिमार्क में हम देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे जो रिमार्क किए गए हैं उसकी वजह से 3 ऐसे डेप्यूटी मिनिस्टर हैं मालदीव्स के जिनका यहाँ पर सस्पेंशन हो गया था। और इसके अलावा भी जो कहीं ना कहीं बॉयकॉट मालदीव्स अब चल रहा है इंडिया की तरफ से ट्विटर के ऊपर, तो ये बॉयकॉट मालदीव्स की वजह से भी यहाँ पर सस्पेंशन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है दोनों ही नेशंस की जो बुकिंग्स थी, बीच में ट्रैवल की बुकिंग्स थी, चाहे वो मालदीव से इंडिया आने चाहते हो, चाहे वो फिर इंडिया से मालदीव जाना चाहते हो, तो उन चीज़ों को ये इफेक्ट करा और डिस्प्यूट यहाँ पर ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि इंडियन सोल्जर्स को विड्रॉवल कर लिया गया। देखिए जब डिफेंस मिनिस्टर हमारे जाते हैं प्रेसिडेंट मोइजू के यहाँ पर जो शपथ होती है, ओथ जो होती है उसके ऊपर, तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आप हमें आपके सोल्जर्स की ज़रूरत नहीं है, आप उनको यहाँ पर विड्रॉ कर लीजिए। तो ये चीज़ें बहुत पहले ही बोल दी गई थी और ये मौजी का कैंपेन का जो कैंपेन वो कर रहे थे जीतने के लिए, उसका ये सबसे पहला पॉइंट था, वो प्रॉमिस था, एक वादा था कि अगर वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो मालदीव्स के अंदर से जो इंडिया के सोल्जर्स हैं उनको यहाँ पर हटा दिया जाएगा और मालदीव्स की जो सॉवरेनिटी है कि हम किसी के अंडर नहीं आते हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के तरफ से। फिर यहाँ पर MOU होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आपका जो मेमोरेंडम होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो जो होता है उसको रिवोक कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। वो क्यों हुआ है? ये रिवोकेशन जो हुआ है कि MOU अग्रीमेंट हो रहा था सर्वेज के ऊपर, जो कि मालदीव्स के वोटर को यहाँ पर सर्वे करने के लिए बनाया गया था। दोनों कंट्रीज एक साथ लगी हुई थी। 2019 में इसको साइन किया गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया क्योंकि अब यहाँ पर गवर्नमेंट बदल चुकी है। प्रेसिडेंट जो मोहम्मद माइजू है वो इंडिया को नहीं पसंद करे, उन्होंने रिवोक कर दिया, इसको डिस्टेंस रखना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ में, और उनका जो रिश्ता है चाइना के साथ उसके ज़्यादा वो क्लोज जाना चाहते हैं। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि ऐसा कुछ किया गया है। फिर हम देखते हैं कि अभी जो रिलेशनशिप है ना इंडिया और मालदीव्स का, वो हम समझ पा रहे हैं कि एक रॉकी पैच की तरह आगे बढ़ रहा है, यानी कि एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरे हुए हैं और दोनों देश इस पत्थर वाले रास्ते से आगे जा रहे हैं। और ये कारण क्या है? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर जो रेन अभी आया मोहम्मद मोइजू का, उनके अंदर बदल चुकी है, जो कि ज़्यादा ध्यान दे रही है चाइना प्लस UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात प्लस यहाँ पर तुर्की के ऊपर। तो ये जो 3 कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पर अभी, और इंडिया को पीछे छोड़ा जा रहा है। डायनेमिक्स अभी बदले हुए हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए यही आशा है कि जो सोशल मीडिया का रोल यहाँ पर बढ़ रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अंदर इंडियन ओशन रीजन में, तो उसके थ्रू शायद यहाँ पर अभी के लिए नेगेटिवली वो चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन अगर पॉजिटिव कुछ आए तो वो देखने में अच्छा लगेगा।
आज के हम लास्ट एडिटोरियल आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है साइंस पेज से। देखिए ये साइंस पेज से यहाँ पर दिया गया है और यही वही बात कर रहा है अगेंस्ट एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस के बारे में कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप से इसको ठीक किया जा सकता है। कह रहे हैं कि कैसे टाइड को हम ठीक कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स की जो पुरानी है करंट की जो है वो काम नहीं कर पा रही है, तो इसी वजह से जैसे कि जोसूराब्लेपिन करंटली ये फर्स्ट फेज में क्लिनिकल ट्रायल्स जो है उनके ऊपर यहाँ पर चल रहे हैं। अगर ऐसी बनती है तो अच्छी बात है, फिर ये यहाँ पर जो AMR है शायद उसके लिए ट्रीट कर पाए, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं है उसका। दूसरी बात, उससे मोरालिटी रेट बहुत बढ़ रहा है, यानी कि लोगों की डेथ हो रही है, तो इस पर काम किया जा रहा है। फिर ये एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे कि ये कह रहे हैं कि फोस्टरिंग स्टार्टअप इनोवेशन, कुछ इनोवेशंस को यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़्यादा हेल्प मिलनी चाहिए। क्यों हेल्प मिलनी चाहिए? क्योंकि कह रहे हैं कि जैसे फिजर जो कोविड की वैक्सीन यहाँ पर आई थी, जिसको बनाया गया था 2019 के अंदर, 2019 में यहाँ पर बनाया था, वो जो बनी थी वो बनाई गई थी यहाँ पर जर्मनी की एक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा। क्या नाम था उस स्टार्टअप कंपनी का? बायोनटेक। तो ये जो थी ये आपके द्वारा इसके बनाई गई थी। ऐसे इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हेल्प की जानी चाहिए, स्टार्टअप्स को बोलनी चाहिए, क्योंकि ये जो लैंडस्केप है फार्मास्यूटिकल इनोवेशन का जो लैंडस्केप है वो भी अब स्टार्टअप की तरफ यहाँ पर जा रहा है। और इसी वजह से एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाने की, स्टार्टअप्स के लिए इंकरेज करने की, लाइफ सेविंग ड्रग्स को जो बना रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, उनको हेल्प करने की यहाँ पर ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखेंगे रैपिड डायग्नोसिस। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि क्विक एंड एक्यूरेट डिटेक्शन होनी चाहिए। जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनका क्या इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वो माइक्रोब्स कौन से हैं जिनसे यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, तो ये एक डायग्नोसिस होना चाहिए। ये जो चेक है वो बहुत ही जल्दी किया जाना चाहिए और हर किसी में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मैंने बताया ना कि 100 में से 6 ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका डायग्नोसिस होता है, 94 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऐसे ही एंटीबायोटिक्स बिना डायग्नोज किए दे दी जाती है। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि और भी कुछ यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे कि फेक्स। देखिए जो फेक है ना, ये एक नेचुरल बैक्टीरियल प्रेडिक्टर है, यानी कि ये खुद ही अगर इसको बॉडी के अंदर डाल दिया जाए तो नेचुरली ये जो बैक्टीरिया इसको मिलेंगे उनको खा जाएगा, मार देगा। तो ये जो फेक्स है ऐसी चीज़ों का, बैक्टीरियोफेक्स जो है वायरसेस है जो डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को, और ये अब आजकल बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन कर रहा है। अभी ह्यूमन हेल्थ से लेके एनिमल एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, यहाँ पर फेस के लिए एक पोटेंशियल सोल्यूशन की तरह दिखाया जा सकता है कि बैक्टीरियल जो डिजीज है उनके साथ ये ज़्यादा लड़ सकता है। और जो AMR है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है यहाँ पर, उसको हम देख पाएंगे कि शायद इससे कम हो जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्पावरिंग वैक्सीन एंटरप्रेन्योर्स। देखिए इंडिया को यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया का जो बायोटेक सेक्टर है उसके ऊपर इंडिया को रोबूस्ट करने की ज़रूरत है, यानी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। वैसे ही इंडिया का फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एडवांस है, तो और ज़्यादा इस पर काम करना चाहिए। और डेवलपमेंट जो है इनोवेटिव वैक्सीन वगैरह के, उस पर यहाँ पर उसको इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि जो वैक्सीन वगैरह बना रहे हो आप, इवन एनिमल्स में भी ऐसा करो कि आपके अगर कोई एनिमल बीमार हो रहा है तो आप उसको बार बार एंटीबायोटिक्स दिलवाने की बजाय आप क्यों ना उसका पहले ही वैक्सीन लगवा लीजिए, तो वो बीमार ही नहीं होंगे, उनको इन्फेक्शन होगी ही नहीं। तो ये चीज़ें, इस पर ज़्यादा काम होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए वैक्सीन का यूज़ यहाँ पर। और इसी में जो सपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट है एरियाज़ में, ताकि ग्लोबली जो लीडर है मेडिकल इनोवेशन के अंदर वो यहाँ पर इंडिया निकल कर आ सके, ग्लोबल लीडर की तरह निकल कर आ सके। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि ये सर्विस डिलीवरी, जो इफ़ेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ हैं ताकि जो बैक्टीरिया स्प्रेड हो रहा है उसको रोका जा सके। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होते हैं, हॉस्पिटल में रहकर ही वो जो हॉस्पिटल से लग जाते हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी वजह से जो इनोवेटिव सर्विस मॉडल है, एकेडमिक ट्रेनिंग के बियॉन्ड भी उनको थियोरेटिकल जो कोर्सेज हैं उसमें लेके आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एट द एंड यही है कि AMR को एड्रेस करना जस्ट एक हेल्थ का इशू नहीं है, बल्कि सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, ये एक मल्टी फेसेड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज की तरह आज सामने आया हुआ है, जिस पे काम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। खैर यहीं पे आज हमारे जितने भी एडिटोरियल और जो भी UPSC से रिलेटेड आर्टिकल्स थे वो सब खत्म होते हैं। सो थैंक यू सो मच
और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर डेली ऐसी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो दोनों न्यूज़पेपर द हिंदू प्लस द इंडियन एक्सप्रेस दोनों का ही यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़ होती हैं जो भी यहाँ पर यूपीएससी के लिए, वो सभी न्यूज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, ईजी बनाने की कोशिश की जाती है ताकि आप अच्छे से जो पेपर की डिमांड है, क्वेश्चंस की जो डिमांड है प्रीवियस ईयर के साथ मैच करके उसको देख सकें, समझ सकें और समझें कि कैसे यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे और उनका आंसर किस फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।